and then move. Hi everyone, good afternoon. Can you guys hear me? Yes, we're audible. आवाज आ रही है आप लोगों को?
फंक्शन हम लोग क्विकली फिनिश करेंगे, उसके बाद वी विल मूव टू न्यू टॉपिक टुडे। ऑल्दो हम ये सारे फंक्शंस शॉर्ट फॉर्म में कवर कर चुके हैं इन द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में। सो बेसिकली तो जो फंक्शंस हैं, द मेजर फंक्शंस विच फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू बी doing while his job are these things which he has to perform. पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग और फोरकास्टिंग का मतलब है, जो हमने ओवरव्यू दिया था मैंने आपको, कि प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करना हर छोटी से छोटी चीज की, कि हम क्या काम करेंगे आगे, क्या चीज हमारा, जो भी आगे प्लान होगा हमारा, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, क्या हम प्लान किस तरह से, जो भी जब हम एग्जीक्यूट करना, हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने का एक प्रोसेस है, तो वो एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा, किस काम को हम किस तरह से करेंगे, उसका अगर हम एक प्लान बना लें पहले ही और प्लान के हिसाब से करें, तो देन एंड फोरकास्टिंग ऑल्सो, फोरकास्टिंग इज फॉर दी फ्यूचर, फ्यूचर में फ्यूचर का एस्टिमेट लगाना कि इस टाइम पर ऐसा होगा, उस टाइम पे ऐसा होगा, सारी कंडीशंस टर्म्स को देखते हुए, मार्केट का रिसर्च करने के बाद मार्केट फ्यूचर में इस टाइम पर कैसा होगा, या अदरवाइज वेदर के और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, या बिजनेस में और कौन कौन से फैक्टर्स मार्केट में फ्यूचर में आ सकते हैं जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट करेंगे। ये सारी चीजों को हमें देखकर और फोरकास्ट करके अपना हमें प्लानिंग प्रॉपर करनी होती है, कि दिस इज व्हाट वी डू विल डू एंड दिस इज हाउ वी विल डू, हाउ, व्हेन एंड व्हाट वी विल डू इज प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब है, हाँ जी निखिल, गुड आफ्टरनून बेटा। तो फोरकास्टिंग हो गया कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, किसी भी चीज का अंदाजा लगा के अगर हम कोई काम कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, तो हम एज अ पर्सन टुडे प्लान आज कर रहे हैं फ्यूचर में क्या करेंगे उसके बारे में, लेकिन फ्यूचर इज कंप्लीटली अनसर्टेन। व्हेन आई से अनसर्टेन, दैट मीन्स कि फ्यूचर का हमारे पास फ्यूचर का कोई कंट्रोल नहीं है। वी डू नॉट नो एट ऑल अबाउट टुमारो ऑल्सो। तो कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा वो जब आएगा वो टाइम, तभी हमें पता होगा। तो हम फोरकास्ट करके, अंदाजा लगा के, बेस्ट चीजों को सोच के हम अपना फोरकास्टिंग करके प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमें दूसरे पर्सपेक्टिव से कि इस अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो प्लान बी भी हमारे पास रेडी होना चाहिए इन दी वर्स्ट कंडीशन के, इफ समथिंग हैपेंस व्हिच विल नॉट गो एज पर आवर प्लान, व्हाट वी आर प्लानिंग टुडे इन फ्यूचर, तो देन व्हाट, एंड देन हाउ वी विल प्रोसीड, व्हाट वी विल डू। तो बेसिकली planning and forecasting is that we have to survive in whatever situation in future it comes, whether it is as per our plan, अगर हमारे प्लान के हिसाब से नहीं भी होता तो भी, अगर कुछ और दूसरी कंडीशन हो जाती तो भी क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजर के थ्रू इट गेट्स टू नो कि क्या हमारी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, क्या हमारे फिक्स एसेट होने चाहिए, कब हमें लैंड परचेस करना है, कब हमें फिक्सचर फर्नीचर परचेस करना है, कब हमें अपने ऑफिस का इंटीरियर बनाना है, कब हमें कौन से प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स में हमको कितना इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट से ज्यादा हमको रिटर्न मिलेगा, कम मिलेगा, ये सारा कुछ मार्केट रिसर्च करने के बाद फाइनेंशियल मैनेजर हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की टू मेक द प्लान, टू प्लान एंड फोरकास्ट दोज थिंग्स ऑन डिपेंडिंग अपॉन हिज रिसर्च थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपिटल कॉम्पोजिशन। हमने सारी चीजें फोरकास्ट कर लिया, हमें ये पता है कि अब हमें फ्यूचर में किस टाइम पर कितना पैसा चाहिए रहेगा, किस चीज के लिए चाहिए रहेगा, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए चाहिए, नहीं चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, कुछ पैसा कैश में रखना है हमको। इन सारी चीजों के लिए हमें, हमारे पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल कॉम्पोजिशन क्या होगा, वो भी डिटरमाइन करना हमारा एक इंपॉर्टेंट काम है। डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपिटल कॉम्पोजिशन, यानी कि प्लानिंग फोरकास्टिंग के बाद हम डिटरमाइन करने वाले हैं कि हम कितना कैपिटल रखेंगे, और उस कैपिटल को, गिव मी 1 मिनट, एक्सक्यूज मी।
या सॉरी, सो बेसिकली डिटरमाइन करना कि हमारी जो कैपिटल उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। कॉम्पोजिशन का मतलब एक तरह से ब्रेकअप, that whatever total amount we would require for the investment in whatever XYZ expenses of our organization, including the projects and everything, हमें जो कैपिटल चाहिए वो हम कहाँ कहाँ से रेज करें। कहाँ कहाँ से रेज करें का मतलब है जैसे कि हम एक ही सोर्स से क्यों नहीं ले सकते सारी कैपिटल, पूरी कैपिटल हम एक सोर्स से भी तो ले सकते हैं ना। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन को एक टाइम पे, गिवन पॉइंट इन टाइम पे कुछ कैपिटल मार्केट से रेज करना है या एक पैसे की रिक्वायरमेंट है, कितनी भी एक फिगर ले लेते हैं हम, सपोज हमें 100 करोड़ रुपए की जरूरत है या 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। आजकल आप मार्केट का अगर शेयर मार्केट आपको नॉलेज हो तो आप देख लेंगे बहुत सारी कंपनीज आईपीओ अपना निकाल रही हैं। जोमेटो ने भी आईपीओ निकाला था अपना, ग्लेन मार्क ने अपनी अभी आईपीओ निकाला था, रोलेक्स का भी आईपीओ शायद कल या आज में शायद आने वाला है, ऐसा कुछ है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर दे रहे हैं पब्लिक को कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, हम आपको हमारी कंपनी में करेंगे, आप तो प्रॉफिट होगा तो आपका भी डिविडेंड आपको मिलेगा, या शेयर वैल्यू बढ़ेगी तो आप अपना उससे भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमें रखना है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सोर्सेज से क्यों करना चाहती है, कि कोई मुझे बता सकता है ये चीज कि डिफरेंट सोर्सेज से हमें कैपिटल क्यों रेज करना चाहिए। सिर्फ एक ही सोर्स से भी तो हम कर सकते हैं, एक ही बैंक के पास चले जाएं, पूरा का पूरा 100 करोड़ का लोन उसी से ले लें हम, ये भी तो काम हो सकता है। सो व्हाई डू वी नॉट डू दैट? any suggestions, anything, any point from anybody? हमें कॉम्पोजिशन बनाने की जरूरत क्यों है कैपिटल की? हम सारा पैसा शेयर मार्केट से उठा लेते हैं, सारा पैसा बैंक से उठा लेते हैं, एक ही सोर्स से ले लेते हैं। व्हाई वी डोंट गो फॉर इट इज बिकॉज इन एनी केस अगर हम एक सोर्स से सारा पैसा ले लेते हैं, फ्यूचर में मार्केट कंडीशंस को देखते हुए वो सोर्स खत्म हो जाता है, फ्यूचर में वो सोर्स बैंकरप्ट हो जाता है या वो सोर्स बचता ही नहीं है हमारे लिए, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि वेरी गुड संजय, यस वेरी गुड। अभी संजय ने जो चैट में लिखा, दिस इज द एग्जैक्ट रिप्लाई टू व्हाट आई वाज सेइंग, कि अगर वो ही एक सोर्स फ्यूचर में कोलैप्स हो जाता है या वही एक सोर्स फ्यूचर में रहता ही नहीं, या उसकी वही एक सोर्स हमारा जो जिससे हमने कैपिटल लिया था वो मार्केट में से ही बाहर हो जाता है, सपोज वो रहता नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं होती है, तो तब हम क्या करेंगे? उसके बाद हम कहाँ से क्या कर पाएंगे? फंड रेज अगर हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से क्या करेंगे? और यार रेगुलर जो हमारी एक रिसीविंग हो रही थी फंड्स की उसके थ्रू, वो तो रहेगा ही नहीं, तो कहाँ से हो पाएगा उसका फुलफिलमेंट? सो देयर व्हाट वी डू इज, that's why we just split it and we make a composition कि हम थोड़ा पैसा यहाँ से, थोड़ा पैसा कहीं और से, थोड़ा कहीं और से, so that regular somebody is available, some source is available for us in future or in bad times, because we never know what will happen in future with whom. हमारे साथ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही हो सकता है कुछ गलत हो जाए। So it is very important for all of us to have or to go for a capital composition, proper composition हम देख, और वो composition भी ऐसा हो कि हमारे लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो। मोस्ट बेनिफिशियल का मतलब चीपेस्ट कॉस्ट पे हमें मिल पाए, जो हमें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे पाएगा, हम वहां से ले, हम महंगा क्यों ले? एक बैंक के हमको बोल रहा है तुम्हें 10% पे देंगे हम लोन, एक बैंक के हमको बोलता है तुम्हें 9.9 पर देंगे, तो हम 9.9 0.1 भी अगर हमारा बचता है परसेंटेज, तो हम काफी पैसा, अगर हम उसको 100 करोड़ रुपए में देखेंगे तो कई लाख रुपए हमारा बच जाएगा। तो व्हाई नॉट टू सेव दैट? तो वो कॉस्ट भी अगर हम सेव करने की कोशिश करके हम चीपर सोर्स पे जाते हैं और उस तरह से अपना कॉम्पोजिशन बनाते हैं कि हमारी जो भी टोटल फंड रेज हमें करना है मार्केट से कैपिटल के फॉर्म में, वो हम चीपेस्ट कॉस्ट पे करें। ठीक है। अभी आपने यस बैंक का सुना होगा, 1.5 साल पहले की बात है शायद, मैंने आपको तब पहले जब हम लास्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे तभी मैंने आपको एग्जांपल में भी दिया, क्योंकि उस टाइम आपको मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था। यस बैंक बिल्कुल बंद हो गया था फॉर 2 days, इट stopped its complete operations। complete operations मतलब आप कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पा रहे थे, you being the account holder was not able to, nobody was able to transact ऑनलाइन। हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए थे, अपना पैसा हम विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। सो इट हैपेंड बिकॉज बैंकरप्टी हो गया, बैंक के पास पैसा एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो सिर्फ पेपर पे दिख रहा है सामने कि ठीक है इफत का ये अकाउंट है, उसके अकाउंट में 5 लाख रुपया पड़ा है, बट 5 लाख रुपीज इन एग्जिस्टेंस, वेदर इट इज देयर और नॉट, इट वाज नॉट देयर। तो बैंकरप्ट हो चुका था, इसीलिए nobody was able to make any transaction, the computer software was completely
seized or sealed, nobody is able to give the access and actually operate their money or even withdraw their money is in need. तो अगर वही एक कोई कंपनी ऐसी हो जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन यस बैंक से कर रहा था, तो उसका 2 दिन के लिए तो बिल्कुल ऑपरेशंस बंद हो गया इस हिसाब से, अगर और कुछ था ही नहीं, कोई और सोर्स भी नहीं था काम करने का, कोई और सोर्स नहीं था। तो बेसिकली क्या है कि ये कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करना इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन, अगर ये हम अच्छे से कर पाते हैं तो। उसके बाद अब हमारे पास कैपिटल आ गया, फॉर एग्जाम्पल हमने ये काम भी कर लिया, हमारे फंक्शन इंपॉर्टेंट था, नाउ वी हैव रेज्ड द कैपिटल, नाउ व्हाट, अब क्या, अभी पैसा हमारे पास आ चुका, अब इसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें कि बेनिफिट हो, हमें लॉस ना हो, प्रॉफिट ही हो, उसकी कॉस्ट भी निकल आए। तो हम वो फंड को कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, किस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे so that it grows adequately or it grows at least in such a manner that we also earn something and we are able to pay the cost of it also. आपने 10% पे, 2% पे, 5% पे, जितने भी परसेंट कॉस्ट पर उठाया है कोई पैसा, उसको अगर आप कुछ नहीं करते और अपने पास रखते हैं, कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करते, फर्दर कुछ काम ही नहीं करते, तो उतना कॉस्ट तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा ना, पॉकेट से देना पड़ेगा जो उसकी कॉस्ट है, दैट विल बी अ टोटल लॉस टू अस। तो फंड को अब जो आ गया उसको इन्वेस्ट कैसे करें, कॉस्ट जो उसके एक्वायरिंग कॉस्ट है, जो उसको अक्वायर करने की कॉस्ट लग रही है, उसको भी हमें रिटर्न करना है, वो कहां से हम अर्न करेंगे। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स, फंड इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, वन ऑफ द, ऑल्दो एवरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर जगह पैसा इन्वॉल्व है, हर जगह फाइनेंस इन्वॉल्व है, सारी एक्टिविटीज फाइनेंस की हो रही हैं, तो एवरी फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर को ये भी देखने की जरूरत पड़ती है कि भाई बिजनेस में पैसा कहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा, किस किस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा, या कहाँ पर लगाने से ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो फायदा है, कहाँ पर कम मिलेगा तो उसको हम अवॉइड करें, या कैसे हमने जहां पर पैसा ऑलरेडी लगा दिया उससे और कैसे रिटर्न हायर निकाल सकते हैं, उनको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, रिटर्न्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है कि हमें थोड़ा पैसा देकर किसी से कंसल्टेंसी लेकर अगर हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो हम वो भी करें। पैसा हमको, हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इज द मेन मोटो of the existence of the financial management in the organization. Now next is maintain proper liquidity. Liquidity क्या होता है, anybody बताया था मैंने अभी क्लास में 2-3 दिन पहले ही। एनीबडी, कैश, कैश रखना अपने पास का मतलब है लिक्विडिटी, कैश रखने का मतलब है लिक्विडिटी। कितना ऑपरेशंस है एवरी डे का, रूटीन का, कितना एक ऑर्गेनाइजेशन का खर्च होता है जिसमें कि उसको इमीडिएट फंड की जरूरत पड़ती है, इमीडिएट ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ती है, और कुछ खरीदना है या कुछ भी ऐसा जहां पर मनी इन्वॉल्वमेंट होता है, वो ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ती है। वो पैसा कितना होगा, वो अमाउंट कैलकुलेशन कि हमें कितना लिक्विडिटी अपने पास, या कितना लिक्विड फंड, या कितना हमें कैश अपने पास ऑल द टाइम रखना है, या और कौन कौन से ऐसे खर्चे जो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, हमें हर महीने कुछ कुछ एक्सपेंसेस देने हैं, हमें हर मंथ में कुछ पे करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करने हैं, हो सकता है अगर हमने लैंड बिल्डिंग परचेज नहीं करा ऑफिस का और हमें रेंट पे करना है, तो रेंट भी हमारा एक एक्सपेंस है, हर मंथ आपको पे करना है। सैलरीज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जो सैलरीज जो होती है एम्प्लॉइज की, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस विच इज ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, इज अ मैंडेट जो आपको देना ही है। बिना सैलरी के कोई आपके पास काम नहीं कर पाएगा। एक महीना भी अगर आप सैलरी डिले कर देंगे तो लोग दूसरी तरफ ऑप्शन देखने लगते हैं, दूसरी जॉब्स ढूंढने लगते हैं कि यार तो सैलरी नहीं देते यहाँ पे टाइम पे, तो मिलता नहीं, क्योंकि हर किसी का अपना खर्चा, हर किसी का अपना एक रूटीन बना हुआ है। आपकी सैलरी आएगी तो आप आगे अपना बिजली का बिल भरेंगे, आप अपना ये पे करेंगे, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच वी एक्चुअली हैव टू बियर, वी हैव टू बियर ऑल दोस एक्सपेंसेस out of that money, out of that salary which on which so many people are dependent. हमारे इंडिया में तो ऐसा होता है कि एक घर में एक ही आदमी कमा रहा है बहुत बार, अब ऐसा होने लगा कि ओके फीमेल्स आर आल्सो अर्निंग, बट अगर एक ही आदमी कमा रहा है उसके ऊपर 4 लोग डिपेंडेंट है, सो देन उसका एक महीने मंथ भी एक्सपेंस नहीं आया, सो इमेजिन के हाउ डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी फॉर दैट दोस 4 अदर पीपल आल्सो, that person also. तो सेम गोज, तो विद ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कि अगर आपने कुछ भी ऐसा जो आपका एक एक्सपेंस, रेगुलर एक्सपेंस है, उसको आपने टाइम पर नहीं किया बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ फंड, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द लिक्विडिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी तो करोड़ों रुपए की पड़ी है, बट आपको आज चाहिए खर्च करने के लिए 4 लाख रुपए, आपके पास 4 लाख रुपए नहीं है, तो उस करोड़ों की प्रॉपर्टी को आप इमीडिएटली तो कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते,
तो कितना कैश हमको चाहिए उतना हमारे पास अवेलेबल हो इज बेसिकली to maintain, it is what we call to maintain the proper liquidity. Proper liquidity means adequate liquidity or sufficient amount of the paisa or the cash or the fund we have whenever it is required. जब हमें जरूरत है तब हमारे पास पैसा हो और वो जिस काम के लिए हमें पैसा चाहिए वो उस टाइम के लिए अवेलेबल भी हो. सैलरीज आपको पे करनी है तो सपोज सैलरीज आर टू बी पेड ऑन फर्स्ट और सपोज सैलरीज आर टू बी पेड ऑन 7th. So a day prior we should have at least that much amount in our bank through which we can bear that expense of the salaries on that day. नहीं है तो उसका मतलब we are incapable. FM is incapable. FM of the organization is incapable to make that sufficient amount of forecasting कि हमें आज की डेट में इतना पैसा चाहिए था और उसको अवेलेबल कराने में भी वो incapable है. मतलब अगर एक रूटीन में ऑर्गेनाइजेशन आ गई है कि इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, शुरू में स्टार्टअप नहीं है, कुछ नहीं है और काम चल रहा है एंड इट इज रूटीन टू पे द सैलरीज, हाई अमाउंट ऑफ सैलरीज भी हो चाहे वो हर मंथ का, तो हमें पता है कि इस टाइम पे सैलरी जानी तो जानी है. आप देखिए आपका बिजनेस है, आपके पास बहुत सारे ऐसे क्रेडिटर्स होंगे, डेटर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, मतलब जिनको आपने पैसा दिया हुआ है, आपको पैसा उठाना है, वहां से मार्केट से पैसा उठाओ, टाइम से उठाओ. 2 दिन बाद जो पैसा आपको कोई पेमेंट करने वाला है उसको बोलो 2 दिन पहले आपको दे दे, ताकि आप एटलीस्ट व्हेनेवर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड बाय यू इट इज अवेलेबल विद यू. It is called maintain proper liquidity. Clear है? Next is disposal of surplus. Disposal of surplus means जो सरप्लस क्या होता है? सरप्लस, if anybody knows, surplus profit, surplus any amount which is there available with you, surplus. आपने चाहे तो कैपिटल से रेज किया होगा, अगर वो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ जिसका कि आपको भी आपने उसका मतलब एनी अमाउंट विच इज अवेलेबल विच एनी फंड विच इज अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन इन सरप्लस और इन एडिशन, जिसका कि खर्चा अभी तक बुक नहीं हुआ, हमें नहीं पता कि उसको पैसे को कहाँ खर्च करना है, दैट इज सरप्लस. दैट आई हैव गॉट सम मनी एंड आई हैव नो एक्सपेंस टू बेयर आउट ऑफ दैट एक्सपेंस इज बेसिकली अ सरप्लस अमाउंट. तो सेलिंग सरप्लस एसेट्स, इन्वेस्टिंग मोर इन प्रोडक्टिव एरियाज. कहाँ पे मेरा पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है? सपोज करिए कि मेरे पास सीटिंग है मेरे ऑफिस में 100 लोगों का, मेरे पास एम्प्लॉइज हैं 60, अगले 2 साल तक मैं सोच रही हूँ कोई नए एम्प्लॉइज नहीं आएंगे, तो वो 40 लोगों का सीटिंग कैपेसिटी, उनका लैंड एरिया, उनका फर्नीचर्स, फिक्सचर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने पैसा अपना लगाया हुआ उसमें वो एडिशनल है, सरप्लस है मेरे लिए, और 2 साल तक बर्बाद रहेगा वो. तो मैं क्या ऐसा कुछ कर सकती हूँ कि वो 2 इयर्स के लिए या तो उसको उस पर्टिकुलर एरिया को रेंट आउट कर दूं, उससे कुछ मेरी इनकम आ जाए, मेरे लिए रिटर्न बनेगा वो, या ऐसा कुछ हो जाए कि मैं उसको फॉर द टाइम बिंग सेल आउट कर दूं, तो मेरा पैसा आ जाएगा, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं फिर से उसको एक्सपेंड कर दूंगी. या हम ऑफिस की रिलोकेशन कर दें, सपोज अभी मैंने बड़ा ऑफिस लिया हुआ है, 100 लोगों के बैठने का ऑफिस लिया हुआ है, मुझे 60 की जरूरत है, मैं आई कैन रिलोकेट माई सेल्फ टू सम स्मॉलर एरिया जहाँ का रेंट कम हो, तो मेरा ये वाला रेंट बच जाएगा. सपोज इफ आई एम पेइंग 2 लाख रुपीज अ मंथ रेंट का, तो क्या मैं 1.5 रुपीज रेंट वाले पर मंथ पर जा सकती हूँ क्या? 50,000 का यहाँ पे सरप्लस. सो वी शुड बी नोइंग वॉट एवर इज सरप्लस इन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज an asset, whether it is cash, whether it is cash at bank or whatever, we should know how to use that fund or how to use that surplus thing in an efficient manner, in a better way, to get the returns, to get more returns out of that. या तो उसकी कॉस्ट कम कर दें हम तो भी वो रिटर्न ही है एक तरह से, या उसको कहीं और यूज कर लें अगर एक्स्ट्रा है तो उससे भी रिटर्न आ जाएंगे. क्लियर है? फाइनेंशियल कंट्रोल्स में भी कंट्रोल, नेक्स्ट फंक्शन है फाइनेंशियल कंट्रोल्स. पैसे का कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है. अगर किसी के पास, चाहे किसी के पास अनलिमिटेड कितना भी पैसा, अनलिमिटेड का मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी भी अगर आपके पास है और आप उसको लिमिटलेस खर्च कर रहे हैं, लिमिटलेस खर्च कर रहे हैं, इनकम नहीं हो रही है आपकी, एक टाइम पे वो कितना भी ज्यादा पैसा हो वो खर्च होके खत्म हो ही जाएगा. इट विल समहाउ समडे इट विल एंड. तो वो चीज ना हो, वो कंडीशन ना आए, इसलिए हम कंट्रोल लगाते हैं कि देयर हैज टू बी सम कंट्रोल. बोलते हैं ना छोटा बच्चा जैसे होता है कि अगर पेरेंट्स कंट्रोल नहीं रखें हर चीज पे तो वो कुछ ना कुछ गलत चीजें भी सीख सकता है. स्कोप तो हर चीज का है ना. तो देयर नीड्स टू बी somebody, some controlling authority who can control or who can tell कि भैया ये चीज गलत है, ये चीज सही है. तो same goes with financials also, कि this is okay to invest, this is not okay to invest, या इसमें इससे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना is not advisable, इससे ज्यादा पैसा अगर हम करेंगे तो हमारा लॉस होगा, या इतना is the maximum limit you can invest on this.
which we are also okay with this. So financial control का मतलब है एक पॉइंट पर आपने कंट्रोल लगा दिया कि हम उस किसी भी एक्सपेंस को हम प्रॉपर तरीके से ये कर पा रहे हैं, so that whatever actual results we are getting, those are more realistic, more pragmatic, more practical, and we are able to attain the objectives, whether it is short term, long term, थोड़े टाइम के लिए है, मंथली ऑब्जेक्टिव है, क्वार्टरली साल का ऑब्जेक्टिव है, 10 साल बाद का ऑब्जेक्टिव है, 5 ईयर प्लान को हमने बनाया उसका ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें हमारी अचीव तभी होंगी जब हमारा कंट्रोल प्रॉपर होगा, फाइनेंशियल कंट्रोल प्रॉपर होगा. कंट्रोल हम पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे भी लगा सकते हैं. It should not be lying only centralized with one person. The highest authority जो organization में होता है, suppose कर CEO है, सारी control वो अपने पास नहीं रख सकता. सारा, अगर वो organization बड़ी है तो सारी powers अपने पास नहीं रख सकता. थोड़ी बहुत powers हमको divide करनी पड़ती है. Further आगे decentralization होता है. रुचिका मैम का कॉल, होल्ड करिए 1 सेकंड बेटा. सॉरी. सो दिस वाज ऑल. कंक्लूजन ये है, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ लिया है, हमें समझ में आ गया व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग, व्हाट वी डू, व्हाट फाइनेंशियल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट डज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड क्या बेसिक नेचर है, मेन फंक्शंस क्या हैं, क्यों डिपार्टमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंशियल्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, कैसे रेज करना होता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, कहाँ से हम, किसी को कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए. किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कहीं पर भी, किसी भी टॉपिक में किसी भी वर्ड का कुछ भी आपको पूछना है तो मुझे, आप इससे रिलेटेड कुछ और आउट ऑफ दी वे जाकर पूछना है आपको तो वो भी पूछ सकते हैं आप. इससे रिलेटेड आपको कुछ लगता है कि आपको नॉलेज चाहिए, आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं. Anybody, any questions? So financial management is very important topic in the business world. Why? Because every business involves finance. Every business needs paisa, needs funds and proper planning to invest, to reinvest, to earn more, to utilize the surplus amount of profit or the funds available with any organization. This is all about financial management. So it is an important department, and it is an important role to be played by someone expert who has this expertise to manage the finance in the organization. ये जरूरी है हर organization में कि एक अपना department हो. Clear है सभी को ये चीज? इसमें किसी को कुछ question? Stock market, somebody wants to understand? Somebody has something? ओके संजय, ठीक है. सो आई एम अज्यूमिंग दैट सभी को क्लियर है और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है. और 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपकी अटेंडेंस पहले क्लिक कर लेती हूँ, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे.
So if you will see your syllabus, you will see that उसमें financial management है, meaning, scope, nature, function जो भी है, ये सारा टॉपिक हम इसमें कवर कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में, लास्ट पीपीटी में. और नेक्स्ट टॉपिक जो आपके फर्स्ट यूनिट में सिलेबस है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मीनिंग है, किसी को इससे कुछ, कोई इसमें मुझे इनपुट देना चाहेगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? somebody has joined, अभी मैंने अटेंडेंस क्लिक कर लिया ऑलरेडी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 3 वर्ड्स हैं इसमें, टाइम, वैल्यू और पैसा. एनीबडी वांट्स टू टेल मी कि क्या इसका मीनिंग हो सकता है? टाइम वैल्यू को आप एक वर्ड समझिए. ओके, संजय आप देख लीजिएगा बेटा, मैंने क्लिक करा अटेंडेंस, अगर आपका उसमें नाम नहीं होगा तो बता देना मुझे, मैं अटेंडेंस लगा दूंगी. यस, वेरी गुड निखिल. निखिल ने जैसे अभी हमें बताया कि वैल्यू जो है टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम हो जाती है. why it does happen? Why it does happen? If you talk about 70 years back, टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और समथिंग लाइक दैट, उस टाइम पर लोगों की सैलरीज, आपको पता है पर मंथ की सैलरी क्या होती थी ऑन एन एवरेज? आई वुड टेल यू, माय ग्रैंडफादर सैलरी वाज 250 रुपीज. 250 rupees, which was a very good salary that time. I'm talking about 1940s. ठीक है, 70-80 साल पहले की बात अगर हम करें. हाँ, ये टॉपिक करवाया है मैंने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये हमारे पास ये सेम ही था, हम लोग शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं. इफ एवरीबडी एल्स विल आल्सो रिमेम्बर दैट. दो सेमेस्टर पहले की बात है, तो शायद आपको याद ना रहे. तो टाइम बेसिकली कि हर टाइम के साथ जो है वैल्यू किसी अमाउंट ऑफ मनी की, या किसी भी, नॉट जस्ट रुपी, हर करेंसी का वैल्यू कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि रेगुलरली वी आर इन कांस्टेंट rising of the prices we see in the market. We see that every time prices are increasing, or you can say this means that inflation is there in the market. Inflation is already there in the market. तो इन्फ्लेशन का मतलब है कांस्टेंट राइजेस इन द प्राइसेस. हर चीज में जो चीज आज 30 रुपए की मिल रही है, हो सकता है वो 2 दिन बाद उसका पैसा 32 रुपए 35 रुपए हो जाए. हो सकता है उसकी और कॉस्ट अगले 2 महीने बाद 20 रुपया बढ़ जाए, उस पर वो 30 की आ जाए, 50 की हो जाए. तो वो चीज हो रही है. आप अभी आज हाल ही में देखेंगे अगर, तो प्राइसेस आर इंक्रीजिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. एंड इफ यू आर इनकेपेबल ऑफ इंक्रीजिंग और कंट्रोलिंग दोस प्राइसेस, या तो हम उस हिसाब से अपनी कंट्री का जीडीपी भी बढ़ा पाए, या तो हम उस हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल भी हम दे पाए उनको, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हम लोगों का बढ़ा पा रहे हैं, उनके पास पैसा भी आ पा रहा है. देखिए, अगर आज 10,000 रुपए हम कमाते हैं, सपोज मैं 10,000 रुपए कमाती हूँ और मेरे घर का खर्चा है 2,000 रुपया या 5,000 रुपया. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट एनीबॉडी ऑफ अस, supposedly if we are earning something and we have the expense of say 50% of what we are earning, अगर वो उसी स्लैब से सारा कुछ बढ़ता रहे, उसी रेशो में सब कुछ बढ़ता रहे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अभी मेरी सैलरी 10,000 है, सपोज मेरे एक्सपेंसेस है 5,000, लेकिन कांस्टेंट राइजेस इन द प्राइसेस, मेरे एक्सपेंसेस अब 5 से 9,000 हो गए या 8,000 हो गए पर मंथ, मेरी सैलरी 10,000 ही है या 10 की 11 बढ़ी है. सो एक्सपेंसेस बढ़ गए मेरे, सपोज 50% एक्स्ट्रा हो गए, सैलरी बढ़ी है मेरी सिर्फ 10%. I'm just giving an example. मैं का मतलब कोई भी हो सकता है, any person. So that situation is very alarming. That we cannot control the prices, which is okay and understandable. So to certain extent, we have to make some balance that the people who are survivor, who are just earning their livelihood and who are surviving, how would they survive? अगर ये कांस्टेंट इसी रेशो से बढ़ता रहेगा, तो एक तो टाइम आएगा कि जब 100% सैलरी में एक्सपेंसेस मीट होंगे, पूरी ही सैलरी चली जाएगी, सेविंग्स भी जीरो हो जाएंगी. एक टाइम ऐसा आएगा सेविंग्स माइनस में चली जाएंगी.
माइनस में कब जाएंगी कि जब मैं 10,000 कमाती हूँ, मेरा खर्चा 11,000 रुपए, 1,000 रुपये मेरे को कहीं और से लेना पड़ता है उधार. हाउ एंड इफ दिस कंडीशन विल प्रिवेल इन लॉन्ग टर्म और इन लॉन्ग रन, हाउ वुड आई बी एबल टू सर्वाइव? वुड आई बी एबल टू सर्वाइव देन? वो एक सिचुएशन अलार्मिंग हो जाती है आना. तो वी have to control it. Now as the financial manager we have to very much understand this time value of money also. क्यों? क्योंकि जब हम आज के टाइम में प्लानिंग कर रहे हैं बैठ के, अभी हमने पढ़ा है हमारा फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लानिंग है, फोरकास्टिंग है. फोरकास्टिंग किसके बारे में होता है? मैंने क्या बताया था? फोरकास्टिंग हम आज तो कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं. तो अगर हम आज कोई कॉस्ट, कोई अमाउंट, कोई कॉस्ट या कुछ फिगर अगर हम आज कंसिडर कर रहे हैं, उसका टाइम वैल्यू फ्यूचर में क्या हो जाएगा जाके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एनालाइज करना आज की डेट में. ठीक है, कि वैल्यू उसकी उतनी रहेगी या कम हो जाएगी. अगर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो हमें फिर वो अमाउंट आज की डेट में ही अजम्पशन में, फोरकास्टिंग में ज्यादा रखना चाहिए. आज अगर मैं सोचूं कि मुझे आज जरूरत है 1 करोड़ रुपए की, सपोज इन 2021, और मैं कोई ऐसा प्लानिंग कर रही हूँ प्रोजेक्ट का अपने ऑर्गेनाइजेशन का 10 सालों का, तो 2031 में क्या होगा? 1 करोड़ का वैल्यू 1 करोड़ तो नहीं रहेगा, फिर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. सो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज जिस काम के लिए हमें 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है, शायद 2031 में हमको उस काम के लिए 1 करोड़ 20 लाख की जरूरत पड़े, या और ज्यादा भी पड़ सकती है. तो जब हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ये हमारे पास, वी शुड बी केपेबल इनफ, वी शुड बी एबल टू एक्चुअली फोरकास्ट द वैल्यू ऑफ द मनी ऑफ दैट टाइम, और इन दैट टाइम व्हाट इट विल बी, क्या होगी जब एक्चुअल में वो टाइम आएगा इन्वेस्टमेंट का या इम्प्लीमेंटेशन का. तो वो अगर हम टाइम वैल्यू को, वैल्यू ऑफ द मनी जो है टाइम के साथ जो चेंज होगी उसको कंसिडर करेंगे, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमारी फोरकास्टिंग और अप्रोप्रिएट होगी. अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी. अब आज के टाइम में आप ये तो कभी नहीं सोच सकते ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग टुडे एंड यू आर वर्किंग एट अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ, कैन यू एक्सपेक्ट कि 50,000 रुपए मेरे को सैलरी मिलती रहे, मेरा तो घर का खर्च अभी बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा आगे भी, बस 50,000 रुपए हर मंथ मेरे पास आते रहे, मैं बहुत खुश हूँ? वुड दैट बी पॉसिबल? आफ्टर 10 years 50,000 रुपीज विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर यू टू वर्क और सर्वाइव. मे बी 50,000 रुपीज आज आपके लिए, आप सरप्लस भी बचा पाए, इसमें शायद कुछ एडिशनल सेविंग भी कर पाए. हो सकता है 10 साल बाद आप 50,000 में अपनी सेविंग्स जीरो कर पाए, अपने खर्चे भी मुश्किल से उठा पाए. तो वी हैव टू कंसिडर दिस. अगर आपसे आज कोई पूछे कि अच्छा 10 साल बाद मेरे से क्या सैलरी लोगे, सपोज यू आर एन एम्प्लॉय एंड आई एम योर एम्प्लॉयर एंड आई विल आस्क यू, तो आपको अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पता तो आप बोलोगे 50,000 है मेरी, हाँ ठीक है, 50 का 55 मुझे मिल जाएगा 10 साल बाद भी तो मैं खुश रहूंगा. विच इज अ रॉन्ग डिसीजन. 50 का 55 10 साल बाद ऑटोमेटिकली इतनी वैल्यू लॉस हो जाएगी कि 50 की वैल्यू उस टाइम पे 55 की भी वैल्यू 50 नहीं रहेगी जो आज 50 की है. सो टाइम वैल्यू इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमें बेसिकली फोरकास्टिंग में ये हेल्प हो जाए आज ही. ठीक है मुस्कान, आप मुझे बता दीजिएगा अगर नाम नहीं होगा तो मैं उस टाइम पर, आप बताएंगे तो मैं लगा दूंगी अटेंडेंस. ठीक है. So basically, time value of money, TVM, is the idea that money available at the present time is worth more than the same amount in the future. आज के टाइम में जो प्रेजेंट वैल्यू है पैसे की, वो बहुत ज्यादा है, जो कि फ्यूचर में शायद उसका उतना ना रहे, पोटेंशियल उसका उतना, यानी कि पैसा अपना पोटेंशियल खो देता है, उतना पोटेंशियल नहीं रहता उसका जो आज है. आज 100 रुपए की जो वैल्यू है, मेरे लिए 100 रुपए की वैल्यू वो नहीं रहेगी 5 साल बाद, किसी के लिए भी नहीं रहेगी. आप सोचिए जब हम व्हेन वी वर किड्स, मे बी से 10 years बैक, तो 10 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी. 10 रुपए मुश्किल से मिलते थे लोगों को एज देयर पॉकेट मनी और समथिंग. आज के टाइम में 10 रुपया कुछ भी नहीं है. द 10 rupees has lost its value like anything. पहले हम लोग कॉइन्स में डील किया करते थे, कॉइन्स हमारे पास होते थे, मिलते थे लोगों के पास कॉइन्स अच्छे, 1 रुपया 2 रुपया, हम लोग चेंजेस रखते थे. आज कितने लोग चेंज रखते हैं? 1-2 रुपए को तो हम बॉदर ही नहीं करते, बिल्कुल बॉदर नहीं करते. वाई? बिकॉज 1 रुपी की वैल्यू थोड़ी तो थी एक 10 साल पहले, अभी नहीं है बिल्कुल. सेम गोज विद 100 रुपीज. 100 रुपया 10 साल पहले होना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी. आज 100 रुपीज अगर किसी के पास होते हैं तो ऐसे ही वो दो लोग बैठकर अगर कहीं चाय भी पी लेते हैं, चाय पानी कुछ ऐसा करते हैं, तो 100 रुपीज सिर्फ उसमें ही निकल जाते हैं, स्नैक्स में और चाय में. इट इज बिकॉज
कि वो पैसे की वैल्यू अब कम हो गई, पोटेंशियल जो पहले था वैल्यू निखिल इसलिए नहीं बढ़ती है बेटा क्योंकि कभी भी किसी भी चीज की जो प्राइस है वो कम नहीं होती है। टाइम खत्म होने वाला है, बिल्कुल क्लास कभी भी ओवर हो जाएगी। इसलिए क्योंकि कांस्टेंट राइज होता है पैसों में, हर चीज में पैसे का वैल्यू घटता है, इसलिए क्योंकि हर कोई पैसे को कमाना ज्यादा चाहता है, तो प्राइस से ज्यादा रखते हैं हम। हर कोई जो प्रोड्यूस कर रहा है आज 20 रुपए का देता है, वो कल को बोलेगा 22 का दूंगा जी मैं, मुझे तो आगे से 20 की जगह चीजें